बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा, और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे? मोहन भागवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे? उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है। और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए, उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है, मगर नहीं मिलेंगे। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है, मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है, मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई फैसले, गलत फैसले लिए कि नहीं, गोश्त की मंडी, चिकन की मंडी नहीं खोलना चाहिए। अरे आप होते कौन है? कौन डिक्टेट करेगा, कौन खाएगा, कौन क्या पिएगा? बाज ऐसे वेजिटेरियन भी हैं जो गोश्त नहीं खाते घर में, मगर बाहर जाकर खाते हैं ना। अच्छा, यहां से हम जाएंगे जलसे के बाद, ये आपका जो मैजिक चिकन ढाबा है, कितने लोग बैठकर चिकन खाते वहां पर? घर में नहीं खाते, वहां जाकर खाते हैं वेजिटेरियन। मगर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलती नहीं, तुम गोश्त की मंडी नहीं लगाएंगे, तुम अंडे की मंडी नहीं लगाएंगे। अरे आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, गरीब को रोजगार है, वो गरीब का पेट पलता है, तो आप उसको नौकरी तो दिलाओ, नौकरी दे दो उसको गवर्नमेंट की। मगर नौकरी नहीं देंगे और बोलेंगे नहीं, तू गोश्त की मंडी नहीं लगाएगा, अंडे की मंडी नहीं लगाएगा। तो ये एक अजीब मिसाल, एक मिजाज बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि यही हाल यहां पर बहुत से मसाइल हैं, तकालीफ हैं। अच्छा, यहां पर पूरे अहमदाबाद के अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट का डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। क्यों बनाया आपने उसको? यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब कांग्रेस को आपने वोट दिया था पिछले मर्तबा, तब भी कांग्रेस नहीं यहां से कामयाब हो सकी। मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि एक मर्तबा आप इस विधानसभा में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम यहां पर डेवलपमेंट के काम करवाएंगे। हाँ, जुहापुरा में अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है मगर वो बहुत ज्यादा है, वो पूरे हमारे इलाकों में पुलिस स्टेशन खोल दिए गए माशाल्लाह। सारे रोड की जरूरत है तो भाजपा ने कहा पुलिस स्टेशन ले लो। अरे पीने के पानी की लाइन की जरूरत है, नहीं पानी मत पियो, पुलिस स्टेशन ले लो। अरे कचरे के अंबार को निकालवा दो, नहीं पुलिस स्टेशन ले लो। अरे ट्रैफिक जैम के मसले को हल करा दो, नहीं पुलिस स्टेशन खोल देंगे। ये इतनी मोहब्बत पुलिस स्टेशन को खोलने से अगर भाजपा को है, स्कूल खोलने से नहीं है, ग्रीन जोन को बर्खास्त करने से नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मियाँ जी पर कंट्रोल किया जाए। याद रखो, अब मियाँ जी पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। ये देश मेरा है, गुजरात भी मेरा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन से हमारे जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान है, इंसान को जरूरत है पीने के पानी की,
इंसान है तो उसकी औलाद के लिए शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है, बेटियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। इंसान है तो ग्रीन जोन को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। ये मजलिस की लड़ाई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप इन मसाइल पर गौर करिए। हम ना भाजपा से डरते हैं, ना कांग्रेस की बातों से हमको यकीन करना है। हमको जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपने मसाइल को हल करना है। आप खुद सोचिए कि भाजपा की सरकार है, इतने सालों से 28,000 टीचर की वैकेंसी है। 28,000 क्यों नहीं दिए भाजपा वाले? 28,000 टीचर की वैकेंसी है। इम्तिहान तो होता है टीचर की भर्ती का, मगर खुद भाजपा वाले पेपर को लीक कर देते हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये काम होता है। नौकरी देना मकसद नहीं है, पेपर को लीक कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं पेपर लीक हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का आप एक मर्तबा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम इस जुहापुरा में, पूरे गुजरात में जहां कहीं भी गरीबों से, मजलूमों से, दलितों से, मुसलमानों से, आदिवासियों से, हमारे सेकुलर भाइयों से नाइंसाफी हो रही है, मजलिस उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर खेड़िया विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट इंशाअल्लाह जनाब साबिर काबुलीवाला साहब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका साथ देंगे दुआओं से। और मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारा लगाइए कि नारे तकबीर। और वहीं पर हमने फैसला लिया कि सूरत ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला जनाब वसीम कुरैशी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। और वहीं से हमने ये भी फैसला किया कि दानी लिमड़ा से हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला कौशिका परमार मजलिस की कैंडिडेट होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तो ऐलान कर दिए, अब आपकी और इन तमाम उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने विधानसभा में अपना काम शुरू कर दें। हाँ, इस विधानसभा से भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक नाम का ऐलान किया जाएगा। आज हमने मीटिंग की हमारे कारपोरेटर से और तीनों से हमने कहा है कि जिस पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसके कामयाबी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और तीनों ने हमसे वादा किया है कि सर आप असद साहब जिस किसी को कैंडिडेट आप बनाएंगे हम पूरी मेहनत करेंगे कि यहां से मजलिस का एमएलए मुंतखब होकर आए। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई नाइंसाफी को रोकने की लड़ाई, ये लड़ाई हक को हासिल करने की लड़ाई है। आपसे अपील कर रहे हैं कि डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी, दूसरी पार्टी को भी बड़ी तकलीफ होगी, मगर आप ये बताइए कि कांग्रेस के 16 एमएलए जीतते हैं और जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं, तो उसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक भाग जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है आप बताइए। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। याद रखिए, जमहूरियत में जब तक आप अपने वोट से अपने पसंद के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपनी हिस्सेदारी की बात में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा की सरकार देश में है, गुजरात में है। हम देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, आपने 2014 में कहा था कि $1 $1 के बराबर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि $1 $1 के बराबर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 8 साल में आज $81 के बराबर हो गया।
$1.81 के बराबर हो गया। देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि 5 साल में 25% रुपया गिर चुका है, 25% रुपया गिर चुका है। और आपको ये जानकर तकलीफ होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर को बढ़ने से रोकने के लिए एक साल में $100 बिलियन उन्होंने खर्चा किए। $100 बिलियन खर्चा करने के बाद भी आज डॉलर 81 रुपीस पर हो चुका है और अनखरीब में 100 रुपये हो जाएगा। देश की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर चले गई। वो म्यूचुअल फंड जो 20,000 करोड़ रुपये महाना म्यूचुअल फंड होता था, आज वो सिर्फ 6,000 करोड़ महीने में हो गया। वो जो स्टॉक मार्केट तो माशाल्लाह पिट रहा है। FIIs जो $40 बिलियन के थे, ये बेचकर पूरे लोग चले गए। देश के प्रधानमंत्री से आप पूछेंगे, देश के प्रधानमंत्री $81 हो गया, तो भाजपा वाले बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री ने मुगलों को खत्म नहीं कर दिया? जब पूछेंगे नौकरी नहीं है तो बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है, मोदी कहां है? यानी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी हो चुका है, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता। मगर भाजपा वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम पेंशन की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, GST के नाम पर कारोबार ठप हो चुका है। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम से कम होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार बीजेपी की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से आज देश को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को सामने रखकर आप जब विधानसभा असेंबली का इलेक्शन आएगा, अच्छे फैसले लीजिए ताकि आपकी आवाज विधानसभा में जा सके। मेरी इस बात को यकीन करिए कि आप में हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं, मगर आप हम में इतनी ताकत है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने पार्टी के नुमाइंदों को विधायक बनाकर गुजरात की विधानसभा में भिजा सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे, लोग आपके आके दरमियान में कहेंगे जो आपके इत्तेहाद के दुश्मन है, जो आपकी ताकत के दुश्मन है, जो आपके मसाइल के हल को करवाना नहीं चाहते, जो जूहापुरा में डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो आकर बोलेंगे एक मजलिस का जीत कर जाएगा तो क्या होगा। उनसे कह देना कि एक असदुद्दीन ओवैसी ने आकर हमारे दरमियान में खड़े होकर हमसे कहा कि भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 306 MP हैं और उन 306 MP के सामने जब मजलिस के 2 दीवानों में से एक आदमी खड़ा हो जाता हो तो 300 MP पर भारी पड़ जाते हैं भाजपा के। वो मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर नहीं बैठेंगे कांग्रेसियों की तरह। हम जिंदगी का सबूत देंगे और जिंदगी का सबूत लड़ने से मिलता है, गूंगे अंधे रहने से जिंदगी का सबूत नहीं मिलता। जिंदगी का सबूत इससे मिलता है कि जिसको आप अपना विधायक या MP बनाकर भी जाते हैं, वो जाकर लड़े सरकार से। मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी भी हो, तो उसके सामने सीना तान कर खड़े होकर कहे कि मैं भी भारत का शहरी हूं, जुआपुरा में बसने वाले मुसलमान हैं मगर इंसान हैं, इनको इंसानों की बस्ती के तौर पर देखने की जरूरत है और यहाँ के मसाइल को, डेवलपमेंट को हल किया जाए। ये आवाज आपको सुनाई देगी गुजरात की विधानसभा में, मगर ये दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद आपके डेवलपमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप एक मर्तबा साथ दीजिए। आपने अपने वोट से और अपनी दुआओं से यहां से 3 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। आपने बड़ा सही फैसला दिया, मगर डेवलपमेंट करवाना है जुआपुरा का, इस इलाके का डेवलपमेंट करवाना है। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। मेरे बारे में बहुत सी बातें बोली जाएंगी, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ जितनी बातें करना है कर लो, मगर मैं मुझसे मोहब्बत करने वालों से, नफरत करने वालों से एक बात कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक
असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी की एक एक सांस जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा MP बनाया। अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा 4 मीनार का MLA बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूं कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं, मैं मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूं, मैं आपकी आवाज बनूं, आपकी तकालीफ का जिक्र करूं, आपके आंखों में आंसू को देखकर उसको अपने आंख के आंसू समझ कर लड़ूं, मैं आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करूं। ये मजलिस का मकसद है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, दलितों को कमजोर करो, मुसलमानों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा रहेगा। इस देश में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से, हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, उलमाओं की कुर्बानियों से, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली है। और ये मुल्क को अच्छा करना, इस देश को ताकतवर बनाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। याद रखो मुसलमानों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो। आपने बरसों मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। आज मजलिस आपके दरमियान में खड़े होकर कह रही है कि अब वोट लेने वाले बनो। आपने हमेशा बरसों से वोट दिया है, आज वोट लेने वाले आपको बनना पड़ेगा। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर आज आप गुजरात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो गुजरात की विधानसभा में आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके तकालीफ का जिक्र करेगी, लड़ेगी गुजरात की विधानसभा में। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। याद रखिए, वतन अजीज में यकीनन बेशुमार तकालीफ है, मसाइल है, मगर इसका हल क्या है बताओ आप मुझे, क्या हल है इसका? लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या हल करेंगे? या तो हम घर की दरो दीवार को बंद करके खामोश बैठ जाएं, या फिर हम मैदान में आकर जमहूरी तरीके से अपनी आवाज को उठाएं। घर के दरो दीवार बंद करके बैठ जाना आसान जरूर है, मगर याद रखो वो बुज़दिली की निशानी है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के बुनियादी फैसले और हमारे मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा सियासी तौर पर सही फैसला लेकर, मुत्तहिदा तौर पर अच्छा फैसला लेकर आप यहां से मजलिस को कामयाब करिए। जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, हम भी सबसे राय मशवरा करके एक फैसला ले रहे हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में पहुंचाइए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके इलाकों में आऊंगा। एक नहीं, 4-4 घंटे पैदल दौरा करूंगा। आपका घर मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, मेरा घर है ये। मैं आपके घर पर दरवाजे पर आऊंगा, आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका भाई बनकर आऊंगा। बल्कि अगर आप कहेंगे तो आपके इत्तेहाद की भीख मांगने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं गुजरात को, मैं इसलिए आया हूं कि आपके मसाइल हल हो जाएं। मैं अपनी इज्जत या अपनी दौलत या अपनी अनानियत में इजाफे के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके दरमियान में आया हूं, आता रहूंगा ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। बताओ, एक जुआ पूरा मुसलमानों का इलाका है
और उस बुनियाद पर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे, हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।